गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए टर्मिनोलॉजी के साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमर्स बायोलॉजी। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा हो। तो आज जो अपनी टर्मिनोलॉजी है वो है प्रोफेज एंड प्रोफाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दोस्तों, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। वर्ड्स अगर अपन देखें, यहाँ पे आ रहा है एस, यहाँ पे वर्ड आ रहा है एस, और यहाँ पे वर्ड आ रहा है जी। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है जी, बस ये अंतर है। और इसी से अपन क्वेश्चन को रॉन्ग कर बैठते हैं। तो देखते हैं प्रोफेज क्या है। प्रोफेज जो है वह माइटोसिस, सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में माइटोसिस जो है, माइटोसिस कोशिका विभाजन में जो माइटोसिस या जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन में भी ये होता ही है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, मियोसिस, 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 अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये तो किससे संबंधित है? प्रोफेज तो संबंधित है, अपने जो टर्म है वो संबंधित है कोशिका विभाजन से या सेल डिवीजन से। जबकि प्रोफाज जो शब्द है, प्रोफाज जो शब्द है, प्रोफाज जो टर्मिनोलॉजी है वह बैक्टीरियोफेज, वह जो है बैक्टीरियोफेज से संबंधित है, जीवाणु भोजी से संबंधित है, जीवाणु भोजी से संबंधित है। अपन डिस्कस करेंगे अभी वापस। जो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक है वह है प्रोफाज, प्रोफेज एंड प्रोफाज। प्रोफेज जो शब्द है, प्रोफेज जो टर्म है, इट इज रिलेटेड टू सेल डिवीजन, व्हाइल द प्रोफाज इज रिलेटेड टू बैक्टीरियोफेज। मतलब प्रोफेज जो है वह तो किससे संबंधित है? कोशिका विभाजन से संबंधित है। जबकि जो प्रोफाज जो शब्द है वह किससे संबंधित है? जीवाणु भोजी से। तो देखते हैं कि क्या ये प्रोफाज है या प्रोफेज जो है वो है क्या बेसिकली। देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। जो प्रोफेज जो है वह, अगर अपन माइटोसिस के प्रोफेज की बात करें या मियोसिस के प्रोफेज की बात करें, प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज है क्या? प्रोफेज कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन में अपन सब जानते हैं कि G1, S, G2 और M फेज, सेल साइकिल के अंदर 4 फेज होती है। उसके अंदर M फेज जो होती है दैट इज माइटोटिक फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में अपन सब जानते हैं देयर आर 4 मेन स्टेप्स आर देयर। वन इज प्रोफेज, वन इज प्रोफेज, अनदर इज मेटाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज जो शब्द है वो माइटोसिस से रिलेटेड है या अपन कह सकते हैं सब कोशिका विभाजन से रिलेटेड है। प्रोफेज में अपन सब जानते हैं क्या है कि प्रोफेज के अंदर सबसे पहले जो है उसके अंदर जो अर्ली प्रोफेज के अंदर जो केंद्रक झिल्ली है और केंद्रिका वो धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाती है और अंत के अंदर जाके बिल्कुल ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। मतलब क्या कहा अपन ने? सबसे पहले तो जो है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और केंद्रिका को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। ये धीरे धीरे क्या होते हैं? लुप्त होना शुरू हो जाते हैं और लास्ट प्रोफेज के अंदर ये दोनों ही पूर्णतः क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे जो डीएनए मिलता है, क्रोमेटिन मिलता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ये भी टर्मिनोलॉजी है, अपन नेक्स्ट 1-2 क्लास के अंदर लेंगे। क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलता है और जो क्रोमेटिन जो होते हैं वो बहुत ही पतले, बहुत ही पतले और क्या होते हैं? लंबे धागों के रूप में होते हैं, थिन और थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी, अपन कोई प्रोफेज यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, प्रोफेज टर्म्स स्टडी कर रहे हैं। मतलब प्रोफेज क्या है? प्रोफेज जो है वो कोशिका विभाजन से संबंधित है, जबकि जो प्रोफाज है वो बैक्टीरियोफेज से संबंधित है, जीवाणु भोजी से संबंधित है। प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले अर्ली प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होना शुरू हो जाती है और लेट प्रोफेज के अंदर जो केंद्रक झिल्ली है और ये पूर्णतः केंद्रिका जो है वो पूर्णतः क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। चलो, और यहाँ पे जो क्रोमेटिन जो है वो पतले और लंबे धागों के रूप में दिखाई देता है। ये एक नॉर्मल सी बात है प्रोफेज के बारे में।
प्रोफेज के बाद अगर अपन बात करें, प्रोफेज के बाद अपन अगर बात करें प्रोफाज के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? प्रोफाज। प्रोफाज, प्रोफाज बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ध्यान रखना। प्रोफाज क्या है? देखना दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या है? बैक्टीरियोफेज। हिंदी में बोलते हैं इसको जीवाणु भोजी। क्या बोला जाता है? जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? दे आर द स्पेसिफिक वायरस। स्पेसिफिक वायरस, ये स्पेसिफिक वायरस होते हैं, वायरस विच फीड ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, विच फीड ऑन बैक्टीरियल सेल। जीवाणु भोजी क्या होता है? वर्ड ही अपना मतलब बता रहा है, जीवाणुओं का भक्षण या जीवाणुओं का भोजन करने वाले। मतलब ये कुछ स्पेसिफिक विषाणु होते हैं जो क्या करते हैं? जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जो किसका करते हैं? जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। अगर अपन इनकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, जीवाणु भोजी की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें कि सपोज दोस्तों ये मैं कह रहा हूं एक बैक्टीरिया है, सपोज मैं कह रहा हूं ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये उसका खुद का जो है न्यूक्लियोइड है, मतलब उसका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, जेनेटिक मटेरियल है। अगर जैसे ही कोई सबसे पहले अगर जो जीवाणु भोजी है, जीवाणु भोजी की स्ट्रक्चर आपको पता ही होगी, टेडपोल लाइक होती है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, और ये उसका लीनियर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जीवाणु भोजी, जैसे ही कोई जीवाणु भोजी बैक्टीरिया की सेल सरफेस के ऊपर चिपकता है तो सबसे पहले उसकी जो सेल वॉल है, जीवाणु की जो सेल वॉल है, उसके अंदर एक पोर बना देता है और अपना जो आनुवंशिक पदार्थ है वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर देता है? एंटर कर देता है। ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्रोफाज क्या है। अब मैं बता रहा हूँ प्रोफाज क्या है। जब ये किसका आनुवंशिक पदार्थ है? ये है वायरस का आनुवंशिक पदार्थ, या अपन कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ है। बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ है। जब यह आनुवंशिक पदार्थ इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है तो इस बैक्टीरिया की जितनी भी पूरी की पूरी मशीनरी है, अंदर की पूरी मशीनरी है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर देता है। मतलब अब ये वायरस जो है जब इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, व्हेन, क्या लिखा मैंने? व्हेन वायरल जेनेटिक मटेरियल, व्हेन वायरल जेनेटिक मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड इन बैक्टीरियल जीनोम, द सिचुएशन इज कॉल्ड एज प्रोफाज। बिल्कुल सिंपल। मतलब अब जो वायरस जो है, जब वायरस का आनुवंशिक पदार्थ या वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है तो पूरी की पूरी उसकी मशीनरी को जो है वो हैक कर देता है और अपने आनुवंशिक पदार्थ को बैक्टीरियल जो जीनोम है या जो बैक्टीरियल का आनुवंशिक पदार्थ जिसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसके अंदर एंटर करवा देता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नाउ द बैक्टीरियल सेल फॉर्म्स द वायरल प्रोटीन। मतलब जो वायरल जो कहेगा वो का वो प्रोटीन या वायरल अपनी कॉपी का फॉर्मेशन करने लग जाता है इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर। देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोफाज। तो दोस्तों प्रोफेज तो किससे संबंधित है? ध्यान से देख लेना, प्रोफेज जो है वो कोशिका विभाजन से संबंधित है, जबकि जो प्रोफाज है वह किससे संबंधित है? बैक्टीरियोफेज से संबंधित है। मतलब जब वायरल का डीएनए या वायरल का जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर एंटर कर देता है, उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल है वो वायरल प्रोटीन या वायरल जैसे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करना लग जाती है। नाउ द कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोफाज। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी ये, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपनी सूट वर्सेस स्टेम। सूट वर्सेस स्टेम। सूट बोलते हैं परहो को, परहो, और स्टेम बोलते हैं तना को। कई जगह कई लोग, कई बच्चे तना और परहो के अंदर कंफ्यूज होते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं देखते हैं। दोस्तों सपोज मैं कह रहा हूँ इट इज़ द सॉइल सरफेस। ये क्या है? सॉइल सरफेस है। इट इज सॉइल सरफेस, मृदा की जो है सतह है, मृदा की सतह है। और यह एक प्लांट है,
जिस पे ये लीफ है, कार्टून डायग्राम से अपन समझेंगे, ये जिसके ऊपर लीफ है और ब्रांचेस वगैरह सब है, फ्लावर वगैरह सब है, जो भी है, और ये उसका अंडरग्राउंड पार्ट है। ये क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है। मैंने क्या बताया? यह सोइल सरफेस है और ये एक प्लांट है जिसका अबव ग्राउंड पार्ट एंड अंडरग्राउंड पार्ट। जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मतलब जमीन से जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको अपन लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? मूल तंत्र। क्या बोला जाता है? मूल तंत्र। मूल तंत्र में क्या होती है? बेसिकली मूल प्लस शाखाएं। मूल शाखाएं, मूल की जो ब्रांचिंग है वो होती है। रूट होती है इसके अंदर, प्लस ब्रांच, रूट ब्रांचेस इसके अंदर होती है। जमीन के नीचे वाला भाग रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर वाला जो भाग होता है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड एज सूट सिस्टम। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम कहते हैं, परोतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोतंत्र। परोतंत्र कहा जाता है उसको। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सूट और स्टेम में क्या अंतर है। जमीन के जो नीचे वाला भाग है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम, जबकि जमीन के ऊपर वाला जो भाग है, जमीन के ऊपर क्या क्या होता है? जमीन के ऊपर पर्ण भी होती है, तना भी होता है, शाखाएं भी होती है, ब्रांचिंग भी होती है, टहनियाँ वगैरह जो भी है, फ्लावर वगैरह जो भी है, मतलब पादप का वह भाग जो जमीन से ऊपर है, परोतंत्र, या उसको अपन लोग सिंपल वर्ड में बोलते हैं परो बोलते हैं, सूट बोलते हैं, और जो पादप का जमीन से नीचे वाला भाग होता है उसको अपन लोग बोलते हैं रूट। इसका मतलब सूट के अंदर स्टेम है, स्टेम जो है वो सूट का ही पार्ट है। तो ये बेसिक जो अंतर था सूट और स्टेम के अंदर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपनी टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही और एक सिंपल टर्मिनोलॉजी लेता हूं, दैट इज लास्ट टर्मिनोलॉजी इस वीडियो की है पर्ण, लीफ। लीफ जिसको बोलते हैं पर्ण वर्सेस लीफलेट, वर्सेस लीफलेट। पर्णक, पर्ण और पर्णक में क्या अंतर है? बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग जानते हैं कि जो लीफ होती है या जो पर्ण होती है वह दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सिंपल पर्ण और एक होती है कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। कौन कौन सी? सरल और कॉम्प्लेक्स, या कंपाउंड को जटिल भी बोलते हैं, और जटिल पर्ण। ये देखते हैं क्या है सरल पर्ण और जटिल पर्ण। देखना, ऐसी पर्ण, जैसे मैं कह रहा हूं ये एक पर्ण है, ये एक पर्ण है, ये पर्ण है, कार्टून डायग्राम से ही समझेंगे। सपोज ये एक पर्ण है, ऐसी पर्ण जिसकी सिराओं पर, जो इसकी जो मार्जिन्स है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कटाव देखने को ना मिले। मैंने क्या कहा? ऐसी पर्ण जिसकी मार्जिन्स पर, जिसकी सरफेस के ऊपर, किनारों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कटाव देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी अगर कटाव है तो वह कटाव मध्य सिरा तक अगर नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी पर्ण क्या कहलाती है? सरल पर्ण कहलाती है। क्या कहा मैंने? ऐसी पर्ण जिसकी मध्य सिरा के ऊपर या जिसकी मार्जिन्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई कटाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर कटाव है तो वह उसकी मध्य सिरा तक, मिड वेन तक नहीं पहुंच पाता, ऐसी पर्ण कहलाती है सरल पर्ण। संयुक्त पर्ण या कंपाउंड, इसको संयुक्त भी बोलते हैं, संयुक्त भी बोलते हैं। संयुक्त पर्ण क्या होती है? जैसे मैं बात करता हूं, नीम आपने देखा होगा, नीम है, बबूल है, इसको अपन थोड़ा सा बड़े डायग्राम से समझेंगे। पर्ण को मैं थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूं। ये सपोज मैं कह रहा हूं एक पर्ण है, कार्टून डायग्राम से एक पर्ण है, ये एक पर्ण है, नीम का आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सरल पर्ण में अभी आपको बता ही देता हूं। सरल पर्ण ये जैसे आप लोगों को दिख रही है दोस्तों, ये जो आप लोगों को दिख रही है ये एक सरल पर्ण है। ये क्या है? एक सरल पर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का इसके मार्जिन्स के ऊपर कोई भी कटाव देखने को नहीं मिल रहा। ये कैसी? एक सरल पर्ण है। जबकि संयुक्त पर्ण देखना दोस्तों क्या होती है, ये रियली में उद्विकास के समय, इवोल्यूशन के समय ये कुछ पर्ण ऐसी थी। क्या थी? ऐसी थी। लेकिन उद्विकास के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ? यहां पर एक कटाव हुआ, यहां पर भी एक कटाव हुआ, यहां कटाव हुआ, जिसकी वजह से ये जो कटाव है वो इसकी मध्य सिरा तक पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मध्य सिरा तक पहुंच गया।
इसके कारण जो सरल पर्ण थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? संयुक्त पर्ण में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? संयुक्त पर्ण के अंदर कन्वर्ट हो गई। कि मतलब सरल पर्ण क्या है? कि ऐसी पर्ण जिसकी मार्जिन्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कटाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर उसके ऊपर कोई कटाव है तो वह उसके मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता। और ऐसी पर्ण जिसकी मार्जिन्स के ऊपर 101% कटाव देखने को मिलेगा और वह कटाव उसकी मध्य सिरा तक पहुंच जाएगा। जब यह कटाव मध्य सिरा पर पहुंचता है तो जो संरचनाएं बनती है उनको बोलते हैं अपन पर्णक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे। मतलब सपोज मैं कह रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से ये थोड़ा दिख रहा होगा, ये एक लीफ है जिसके अंदर ये, इस पूरी को अपन बोलेंगे लीफ, इस पूरी को क्या बोलेंगे? लीफ बोलेंगे। लेकिन जो ये है, ये वाले जो पोर्शन है, इनको अपन लोग क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे, पर्णक बोलेंगे। मतलब सरल पर्ण जिसके मध्य सिरा पर, जिसके मार्जिन्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कटाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन यदि यह कटाव है तो भी वह उसकी मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता। और संयुक्त पर्ण क्या होती है? ऐसी पर्ण जिसकी मार्जिन्स के ऊपर 101% कटाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो सरल पर्ण है वह कई बार क्या 101% क्या होती है? सरल पर्ण जो होती है पर्णकों के अंदर विभाजित हो जाती है। तो लीफ तो ये पूरी स्ट्रक्चर लीफ कहलाएगी, लेकिन ये जो पोर्शंस है ये वाले एक, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे, पर्णक बोलेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स जरूर करना, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और टर्मिनोलॉजी लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।